हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। तो हम लोग क्लास 11 में मैथमेटिकल टूल्स जुटा रहे थे। कल हमने कोऑर्डिनेट सेक्शन कंप्लीट किया था और आज हम एक फिर से इम्पॉर्टेंट सेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इस सेक्शन में पूरे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ रहे हैं टूल्स जुटाने के क्रम में। तो आज जो इम्पॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री एक वास्ट सा ब्रांच है मैथ का, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है और जो मैथ लेने वाले हैं उनके लिए सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट हो जाने वाला है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, ये सारी बातें अब जीवन भर हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का जो कंसेप्ट है, हम ट्रांजिशन की अगर बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री का जो पूरा कंसेप्ट है वो एंगल्स पे निर्भर है। और हमने एंगल देखा था कि कैसे ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री में एंगल चेंज होते हैं। ज्योमेट्री का जो एंगल है वो 0 से 360 डिग्री के बीच में होता है, पर अगर हम ट्रिगोनोमेट्री में आ जाएं तो वो एंगल -∞ से +∞ तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम आगे की बात करें तो एंगल को नापने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि है ब्रिटिश सिस्टम या फिर डिग्री मेशर, डिग्री सिस्टम जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर फ्रेंच सिस्टम भी है। फ्रेंच सिस्टम का मतलब है कि वो ग्रेड्स में नापते हैं। ठीक है, तो एंगल नापने का एक और तरीका है जिसे हम बोलते हैं ग्रेड सिस्टम। और एंगल को नापने का एक और तरीका है जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम या फिर रेडियन सिस्टम। एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री आप जानते हैं कि खुद भी रेशियो का पढ़ाई है, तो ये जो चीज़ होता है ये भी रेशियो में बातें करता है। तो जाहिर सी बात है ये कंपैटिबल है हमारे ट्रिगोनोमेट्री के साथ कि ये भी रेशियो की बातें करता है, ट्रिगोनोमेट्री भी रेशियो की बातें करता है। तो ये बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हो जाता है हमारे ट्रिगोनोमेट्री के साथ, और इसीलिए हम इस नए तरीके को, एंगल नापने के नए इस मेथड को हम लोग पहले देखने वाले हैं। तो क्या होता है रेडियन सिस्टम, और फिर हम जो पहले जानते थे और हमने जो अभी अभी जाना उसको हम रिलेट करेंगे, और कुछ उसके बीच में सिंपल फार्मूला जो हमें याद भी रखने की ज़रूरत नहीं होगी वो हम निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रेडियन का क्या डेफिनेशन है, सर्कुलर सिस्टम में हम कैसे एंगल्स को डिफाइन करते हैं। तो मान लीजिए कि मैं एक सर्किल बनाऊँ। अब ये बात आप कैसा भी सर्किल बना सकते हैं, इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप बड़ा सर्किल बना रहे हैं कि छोटा सर्किल बना रहे हैं। आप जैसा भी सर्किल बनाएं उसका जो रेडियस है, जैसे मान लीजिए मैंने ये सर्किल बनाया, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है तो मैं अगर 5 सेंटीमीटर लाइन पे चलूं, इस लाइन पे अगर मैं 5 सेंटीमीटर चलूं तो मैं जितना एंगल बनाऊंगा, मैं तो कुछ तो एंगल बना रहा हूँगा, तो मैं जितना एंगल बना रहा हूँगा उस एंगल को कहा जाता है 1 रेडियन। सी वहाँ सर्कुलर के लिए, यानी जितना रेडियस है उतना ही अगर आर्क लेंथ हो तो हम जो एंगल कवर करते हैं उसे 1 रेडियन कहते हैं। अब सोचिए, मेरा ये सर्किल का रेडियस 5 सेंटीमीटर था, मैं इधर 5 चला तो 1 रेडियन बना। मान लीजिए मेरा इस सर्किल का रेडियस 5 होता, लेकिन मैं यहाँ से 10 चला जाता, इस पे 10 चला जाता, तो आप दिमाग रहे कि अब कितना एंगल बना था। तो 5 में अगर 1 रेडियन बना रहा था तो 10 में जाहिर सी बात है कि 2 रेडियन बना रहा हूँगा। तो 2 ये आया कैसे, ये 2 हुआ कैसे, तो ये 2 हुआ 10/5। ये 2 क्या आया, ये आया एंगल रेडियन में। या तो थीटा सी लिखें या केवल थीटा छोड़ दें। आप जो 10th में साइन थीटा लिख देते थे, वो साइन थीटा डिग्री में नहीं था, वो रेडियन में था। क्यों, अगर डिग्री में लिखना है तो ऐसे लिखा जाता है, साइन थीटा डिग्री। जो केवल थीटा लिखा हुआ था वो रेडियन में हम लोग नाप रहे थे, पर आपको कहा नहीं जाता था, क्योंकि कहने पे हम 10th क्लास में बहुत परेशान हो जाते, इसीलिए हमें ये बताया नहीं जाता था। वो 90 जब लिखते थे तो डिग्री, अगर मैं लिखता हूँ साइन 90 डिग्री तो ये बात बिल्कुल अलग है, और मैं केवल लिखता हूँ साइन 90, ये बिल्कुल अलग बात है। ये 90 रेडियन है, ये इसके मुकाबले 60 गुना बड़ा एंगल है। ये और ये 60 गुना बड़ी बातें हैं। तो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो रेडियन अगर हम चुपचाप लिख दिए हैं बिना ऊपर किसी चांद के तारे के,
तो हम कहेंगे कि वो रेडियन में लिखा हुआ है। और रेडियन बिल्कुल अलग चीज़ है और डिग्री बिल्कुल अलग चीज़ है। दोनों के बीच का रिलेशन अभी हम लोग देखेंगे तो पता चला है कि एक रेडियन लगभग 60 डिग्री के आसपास 57 पॉइंट समथिंग करके वो आता है। तो देखिए थीटा सी जो आया, ये केवल थीटा लिखे क्योंकि हम सी भी नहीं लिखने वाले। तो थीटा इज इक्वल टू, ये 10 क्या था, ये वो लेंथ था जो हम सर्किल पे चले, ये आर्क की लंबाई थी, ये आर्क लेंथ था, तो ये हो गया एल। और नीचे जो 5 हुआ ये इसका रेडियस था, तो ये हो गया आर। तो ये थीटा बराबर एल बाई आर हुआ हमारा रेडियन का फॉर्मूला। तो कोई याद रखने वाली बात नहीं है, और जो बातें याद रखने वाली नहीं होती हैं वो भूलने वाली भी नहीं होती हैं। तो ना इसे याद रखना है ना ही इसे भूलना है, ये आराम से हमारा हिस्सा हो चुका है, क्योंकि बड़ा आराम से हम इसे जब मन तब डिराइव कर सकते हैं, जब मन तब इसके बारे में सोच सकते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि रेडियन कहते किसको हैं। तो जितना रेडियस हो उतना ही आर्क लेंथ हो, तो हम जो एंगल कवर करते हैं, हम जो एंगल बनाते हैं वो 1 रेडियन कहलाता है। जाहिर सी बात हम दुगना चलेंगे तो 2 रेडियन हो जाएगा, और आधा चलेंगे तो आधा रेडियन हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। अब हम रेडियन और डिग्री के बीच अगर कुछ रिलेशंस स्थापित करें, कुछ रिलेट करें, तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए जैसे मन तैसे कर सकते हैं। मान लीजिए मैं पूरा घूम जाऊं, ठीक है, तो इसे डिग्री में हम क्या कहेंगे, इसे डिग्री में हम कहेंगे 360 डिग्री। हम कहते रहे हमेशा से, एक बार अगर हम पूरा घूम जाएं तो हम इसे कहेंगे 360 डिग्री। अब अगर मैं इसे रेडियन में कहना चाहूं तो हमने फॉर्मूला तो अभी निकाला है ना, तो हम इसे देख लेते हैं, इसी को अप्लाई कर देते हैं। मैं पूरा घूम गया तो आर्क लेंथ कितना कवर किया, 2 पाई आर। मान लीजिए इसका रेडियस आर ले लेते हैं हम लोग। तो मैं पूरा अगर घूम गया हूं, मैं 360 डिग्री घूम गया हूं, तो आर्क लेंथ कितना कवर किया है, 2 पाई आर। और नीचे रेडियस कितना है, आर, तो ये कट गया तो कितना बचा, 2 पाई रेडियन। यानी कि 360 डिग्री को हम कह सकते हैं 2 पाई रेडियन। और 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन बिल्कुल बराबर की बातें हैं। या तो आप 2 पाई रेडियन कह दीजिए या फिर आप 360 डिग्री कह दीजिए। ये दोनों अलग अलग बातें नहीं है, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम अगर डिवाइड करें तो पाई रेडियन कितना होगा, ये हो जाएगा लगभग 360/2 यानी 180 डिग्री। यानी 180 डिग्री को हम कहते हैं पाई रेडियन। पाई का वैल्यू लिख दीजिए 3.14 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/3.14। और जैसा कि मैंने आपके कहा था 60 डिग्री के आसपास लगभग 57 पॉइंट समथिंग डिग्री ये लगभग आ जाएगा। ये यहाँ डिग्री देना ज़रूरी है। तो एक रेडियन का जो वैल्यू होता है वो लगभग 57 पॉइंट समथिंग डिग्री होता है, ठीक है। पर हम एक रेडियन को एक रेडियन ही बोलेंगे। पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री है और 2 पाई रेडियन का मतलब 360 डिग्री है। अब हम जो भी बचपन में जब हम थे तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री ये हमारे जीवन का हिस्सा होती थी। तो अभी भी ये हमारे जीवन का हिस्सा होंगी। पर रेडियन क्योंकि ज़्यादा कंपैटिबल है ट्रिगोनोमेट्री के साथ, क्योंकि ये भी रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्री भी रेशियो है, दोनों रेशियो मिल करके खूब मज़े करेंगे। तो वो हम जो कंपैटिबिलिटी है उसको ढूंढने वाले हैं। और हर एंगल को हम डिग्री में जितने भी एंगल जानते थे या जितने एंगल जानेंगे आगे चल के वो सारा हम देखने वाले हैं। आप चाहें तो आप ग्रेड में भी रिलेट कर सकते हैं। एक बार पूरा घूमने को 400 ग्रेड बोलते हैं, तो आप समझ ही रहे होंगे कि हाँ मैं 400 लिख दूंगा तो पाई रेडियन यानी 200 ग्रेड। तो वो आराम से यूनिटरी मेथड से हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कोई ज़रूरत की बात नहीं है, आप इन्हीं दोनों में जाने तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं कुछ एंगल्स की, तो जैसे मान लीजिए कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री, 300, 270 डिग्री, 180 डिग्री, ये सारे एंगल्स। मान लीजिए मैं और एंगल्स अच्छा स्कोप बढ़ा देता हूँ, 15 डिग्री, 75 डिग्री, ये सारे जो एंगल्स हैं इसे हम लोग मान लीजिए कि लिखना चाहते हैं रेडियन में, ठीक है। देखते हैं तो सबसे पहले तो हम ये सारा एंगल जो हम बचपन से जिसका आदत लेकर के हम लोग जन्मे वो एंगल्स पे पहले हम लोग बात कर लें। तो 30 डिग्री बहुत आसान है, 180 डिग्री पाई रेडियन है, तो 30 इसका 1/6 है, तो पाई का भी 1/6 हो जाएगा।
तो ये ऐसे लिख सकते हैं π/6। फॉर्मूला भी चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना दिमाग हमारे द्वारा लगाया जा सकता है। मान लीजिए इसको अगर ऐसे आप फॉर्मूला वाइज या यूनिटरी मेथड से करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि 180 डिग्री, ये हम चले गए 5वीं 6ठी क्लास में, 180 डिग्री अगर पाई रेडियन है, 180 डिग्री अगर पाई रेडियन है तो 1 डिग्री π/180 रेडियन है। तो 30 डिग्री कितना होगा, तो π/180 इंटू 30, ये आ जाएगा लगभग 6, तो π/6 जो कि हम पहले ही निकाल चुके थे अपना छोटा दिमाग लगा करके, है ना। फिर 45 की अगर हम बात करें तो फिर से वैसे ही लिखेंगे π/180 इंटू 45, तो ये अब जब हम कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा, यानी 45 डिग्री को लिख सकते हैं π/4। 60 डिग्री 180 से 3 गुना छोटा है तो पाई से भी 3 गुना छोटा होगा, π/3 रेडियन। 90 डिग्री 180 से 2 गुना छोटा है तो पाई से भी 2 गुना छोटा होगा, π/2 रेडियन। 30 डिग्री का 5 गुना है तो π/6 तो 30 है, 5 π/6, और नहीं तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं कि 5 π/180 इंटू 150, तो ये 0 0 गया, 3 से हम काटेंगे ये 5 बार और ये 6 बार गया, 5 π/6 वो हम पहले ही ले आए थे। फिर 270 डिग्री 90 का 3 टाइम्स, 90 खुद π/2 है, ये आप एक बार अपने से करेंगे तो बहुत आराम से आप कर पाएंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 90 का ये 3 टाइम्स है तो π/2 का भी 3 टाइम्स हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 π/2 रेडियन। तो इस तरह से 120 डिग्री वगैरह वगैरह जितने भी एंगल्स हैं वो सारे एंगल्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियन में। और अब हम एक आदत बनाएंगे, अब हम इस आदत में चलेंगे कि हम डिग्री का कम इस्तेमाल करते हों और रेडियन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हों, क्योंकि आम तौर पे हमें जो काम आने वाला है, आम तौर पे हमें जो बार बार मिलने वाला है वो डिग्री में लिखा हुआ नहीं होगा, वो लिखा हुआ होगा रेडियन में। तो जैसे ही 30 डिग्री हम सुने हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि π/6 रेडियन की बात हो रही है। जैसे ही हमें 90 डिग्री मिले हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि π/2 रेडियन की बात हो रही है। मतलब डिग्री अपने आप हमारे दिमाग में रेडियन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए और रेडियन अपने आप हमारे दिमाग में डिग्री में कन्वर्ट होना चाहिए। मैथ्स में ये एक अलग चैप्टर है, पर हमारा इतनी जानकारी से ही काम चल जाएगा। तो इसके बाद हम लोग कोर ट्रिगोनोमेट्री में एंटर करते हैं। तो अब हम एंट्री लेने जा रहे हैं कोर ट्रिगोनोमेट्री में, और इसमें बहुत सारी फॉर्मूलाज होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा इसका सिलेबस होता है, पूरे मिला के फॉर्मूला की संख्या बहुत ज़्यादा नंबर में होती है, पर हम इसे अपने सिलेबस में एकदम आसान कर लेंगे। हम 4 बातों का ध्यान रखेंगे और उन 4 बातों से एक चेन बनाएंगे और कभी भी उसे याद कर सकेंगे। जाहिर सी बात है, जो फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ होगा वो हमें खुद ही याद रह जाएगा, और जो फॉर्मूला कम यूज़ होगा वो हमारे काम का भी ज़्यादा नहीं होगा और वो हम चाहें तो भूल भी सकते हैं। तो हम बस 4 बातों का ख्याल रखेंगे। मैं किसी तरह का डेरिवेशन अभी यहाँ नहीं देने वाला, पर अगर डेरिवेशन आपको चाहिए होगा तो वो हम लोग मैथ्स में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्री है क्या, शुरू से एकदम स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री है 3 साइड का मेजरमेंट। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स के रेशियो को पढ़ता है। ये ब्रांच मैथ्स का साइड्स के रेशियो की पढ़ाई करता है। और साइड का अगर हम रेशियो निकालना चाहें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, तो इसमें जैसे ही हम कोई एंगल नापेंगे, जैसे ही हम कोई एंगल मानेंगे, जाहिर सी बात है कि ये बेस हो जाएगा। बेस मतलब होता है आधार, और ये ट्रायंगल का आधार नहीं होता, ये एंगल का आधार होता, क्योंकि ट्रायंगल को तो हम इस पे भी रख सकते हैं, इस पे भी रख सकते हैं और इस पे भी रख सकते हैं। ट्रायंगल के तीनों बेस हैं, पर इस एंगल के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। ये 90 डिग्री वाला एंगल है जो कि होना ज़रूरी, और ये भी कुछ एंगल रहा होगा, हम अगर निकालना चाहें तो 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसमें 3 साइड है और ट्रायंगल इसके रेशियो का, ट्रिगोनोमेट्री इसके रेशियो का पढ़ाई करता है। तो अगर 3 साइड्स को हम लिखें P, B और H और इससे रेशियो बनाएं, तो P और H का रेशियो बन सकता है, B और H का रेशियो बन सकता है, या फिर P और B का रेशियो बन सकता है। जब हम P और H का रेशियो बनाएंगे तो या तो P/H कर सकते हैं या H/P कर सकते हैं।
या हम b/h कर सकते हैं या h/b कर सकते हैं, और जब हम p और b का रेशियो बनाएंगे तो या तो p/b कर सकते हैं या b/p कर सकते हैं। p/h का नाम हम जानते हैं साइन थीटा, b/h को कहते हैं कॉस थीटा, p/b को कहते हैं टेन थीटा, b/p को कहते हैं कॉट थीटा, h/b को कहते हैं सेक थीटा और h/p को कहते हैं कॉसेक थीटा। ऐसा हम कहते हैं और कहते रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं जो हम ट्रिगो में पहले से जानते हैं। कुछ बातें जो मैं आपको अभी ध्यान में रखने कहूँगा वो ये है कि आप ये ध्यान रखें कि साइन, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रिगो में एंगल -∞ से लेके +∞ कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल 120 डिग्री होता है। 120 डिग्री तब होता है जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमे हो। अगर हम क्लॉकवाइज घूमे रहते तो वो -120 डिग्री भी हो सकता था। मैं आपको एक बार डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ से हमने स्टार्ट करा, तो हम अगर यहाँ गए 120 डिग्री और -120 डिग्री सेम एंगल नहीं है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव लगा हुआ है तो सेम है, दोनों अलग अलग जगह पहुँचाएगा। देखिए आप चले 120 डिग्री तो आप यहाँ पहुँचे मान लीजिए, तो आप माइनस चलेंगे तो ये कुछ यहाँ पहुँचेंगे। जाहिर सी बात है, इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो देखिए ये 120 है यानी कि ये 60 है, तो ये पॉजिटिव में 240 डिग्री, -120 डिग्री प्लस 240 डिग्री के बराबर है। ठीक है, क्योंकि प्लस 240 में हम जहाँ पहुँचेंगे वहाँ ही -120 से भी पहुँचेंगे। तो +120 और -120 कोई सेम बात नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन हम ये जान चुके हैं कि एंगल्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और एंगल्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि साइन ऑफ -θ, आप ये पूछेंगे कि कहाँ से आया, हम जानेंगे। ऐसा नहीं कि हम इसे केवल मानने वाले हैं, हम जानने भी वाले हैं, पर फिलहाल के लिए हम इसे मान रहे हैं। साइन -θ होता है -sin θ। अगर आप नेगेटिव एंगल के लिए साइन को ऑपरेट करेंगे तो आपको पूरा रेशियो नेगेटिव करना पड़ेगा साइन के लिए। लेकिन अगर हम कॉस के लिए बात करें, कॉस -θ की बात करें, तो कॉस का एंगल नेगेटिव करने पे रेशियो नेगेटिव नहीं होता, कॉस वैसे ही रह जाता है, वो हो जाता है कॉस थीटा। ये सब कैसे आया, क्या हम मान के ही चलेंगे इसे? नहीं, हम बिल्कुल जानेंगे और बहुत अच्छे मेथड से जानेंगे। हम इसे ग्राफ के जरिए जानेंगे और हमें मज़ा भी आएगा और हमें इमेजिन भी करने का मौका मिलेगा। तो साइन -θ -sin θ होता है और कॉस -θ कॉसी थीटा होता है। तो इससे ये दो बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप अब सोचिए tan -θ क्या होता होगा। तो tan -θ sin -θ बाई cos -θ, sin -θ -sin θ, cos -θ cosι θ, तो हो गया -tan θ, यानी tan भी नेगेटिव हो जाएगा। cot होगा कि नहीं, cot -θ बाई cot -θ क्या होगा, cos -θ, इमेजिन कर सकते हैं मन में, cos -θ बाई sin -θ, cos -θ यूं ही निकल जाएगा, लेकिन sin -θ हो जाएगा -sin θ, और वो एक माइनस भी उसको क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा, तो cot -θ भी होगा -cot θ। उसी तरह सेक, क्योंकि उसमें केवल cos है, वो प्लस रह जाएगा, लेकिन cosec फिर से साइन के चलते क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये अगर हम दो बातों का ध्यान रखते हैं तो बाकी सारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हम ये दोनों बातों का ध्यान रखेंगे। हम ये ध्यान रखेंगे कि sin -θ -sin θ होता है और cos -θ cos θ ही रह जाता है। ये दोनों बातों का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ हम दो बात और ध्यान रखेंगे कि sin a प्लस b होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। sin a प्लस बी का फॉर्मूला अगर हम देखना चाहें, हम ये फॉर्मूला ट्रिगो में ही डिराइव कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसे मानेंगे, इसे हम अभी जानने नहीं वाले। और ऐसे भी इसे जान के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मज़ा आ गया, आपको लगेगा कि चलो नहीं भी जानते थे तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं थी। इसके इस्तेमाल में सारी बातें छुपी हुई हैं, इसे जानने में, इसके डेरिवेशन को जानने में बहुत ज़्यादा कुछ हमारा सिलेबस का छुपा हुआ नहीं है। तो sin a प्लस बी होता है sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। cos a प्लस बी का अगर हम एक्सपैंड करें, फॉर्मूला निकालें, तो होता है
कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूलाज हैं, ये चार बातें, दो बात ये तो हम पहले से जानते हैं, इन्हें ध्यान रखना पड़ रहा है, इसका मतलब 11th में जाने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो ये तो हमारे ध्यान में रहेगी ही रहेगी। ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है और ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है। और अगर हम ये चार बातों का ध्यान रख पाते हैं, अगर हम ये चार चीज़ें याद रख पाते हैं, अपने दिमाग में बसा पाते हैं, तो पूरा ट्रिगो एक पैटर्न में, क्योंकि फॉर्मूलाज की कोई कमी नहीं होती है ट्रिगो में, पर पूरा ट्रिगो एक पैटर्न में हमें याद रह जाएगा और हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हम बस बैठेंगे कहीं पे और आराम से एक एक फॉर्मूला मन में सोच सकते हैं, अगर हम ये चारों बातों का ध्यान रखते हैं तो इसके लिए देखिए, अगर जैसे कि मेरा मन कर गया कि साइन ए माइनस बी क्या होता है, तो मैं मानूंगा ही नहीं कि मुझे साइन ए माइनस बी निकालना है। मैं मानूंगा कि मुझे साइन ए प्लस माइनस बी निकालना है, और जहां जहां मुझे बी दिखेगा वहां मैं माइनस बी पुट कर दूंगा, क्योंकि माइनस पुट करने मुझे आता है। तो साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला आएगा, बस बी की जगह माइनस बी पुट करने से हमें मिल जाएगा। तो सोचिए, यहाँ तो कुछ करना नहीं है, ए को तो हमने नेगेटिव किया नहीं है, लेकिन जैसे हम यहाँ नेगेटिव करेंगे, ये बोलेगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये तो वही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको तो फ़र्क पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी का साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये माइनस कहाँ से आया? ये यहाँ से माइनस आया, तो हम सिर्फ ये याद रखेंगे, ये अपने आप आ जाएगा इससे, ठीक है। उसी तरह देखिए, इससे अगर हम निकालना चाहें, तो फिर से अगर हम निकालना चाहें कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो इससे आएगा, हम फिर से जहाँ जहाँ बी है वहाँ क्या पुट कर देंगे? माइनस बी पुट कर देंगे, ठीक है। तो कॉस ए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस को माइनस होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो चीज़ है, ये माइनस को क्या बना देगा? प्लस। तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, और ये फॉर्मूला आएगा ये इसका कॉस ए माइनस बी का। तो ये बात भी का भी हम ध्यान रखेंगे, और हम इसका और इसका ध्यान रखेंगे। हमने जब इतनी बातें कर ली हैं, साइन और कॉस ले आए हैं, तो जाहिर सी बात है हम टैन, कॉट, सेक और कॉसेक ले आ सकते हैं। पर ट्रिगो में सेक और कॉसेक उतना फॉर्मूला यूज़ नहीं होता है जल्दी, कॉट का भी बहुत कम इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर टैन तक हम लोग जाते हैं। ऐसे तो हमारा काम पूरा साइन और कॉस से ही चल जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमें साइन और कॉस पता है तो डिवाइड करके टैन पता है, उल्टा करके कॉट पता है, कॉस को उल्टा करके सेक पता है, और साइन को उल्टा करके कॉसेक पता है। तो हमें अगर ये छह रेशियो में से ये दोनों भी पता है ना, तो हमें बाकी सारी चीज़ें पता होती हैं। तो ट्रिगो ज़्यादातर साइन और कॉस का ही फॉर्मूलाज पे वर्क करता है। कभी कभी हम टैन तक चले जाते हैं, पर टैन को कभी पार नहीं करते। हम कॉट, सेक और कॉसेक में ज़्यादा एंट्री नहीं लेते। तो चलिए टैन तक कम से कम अपना फॉर्मूलाज निकालते चलते हैं। तो देखिए, टैन का अगर मैं फॉर्मूला निकालना चाहूँ, टैन ए प्लस बी, याद कीजिए स्लोप पढ़ते वक्त हमने एंगल बिटवीन लाइंस में एक फॉर्मूला यूज़ किया था टैन ए माइनस बी का, वो अभी अभी हम डिराइव कर लेंगे, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं थी, हमने उस समय बोला था कि हम उसे आगे डिराइव कर लेंगे। तो टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी अगर हम चाहें तो कैसे मिलेगा हमें? साइन ए प्लस बी बाई साइन कॉस ए प्लस बी, यही करना होगा। लेकिन हम साइन ए प्लस बी ये सब जानते हैं, तो हम इसे लिख देंगे। तो देखिए, इससे और इसे हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इससे और इसे हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। सोचिए, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हम टैन का फॉर्मूला बना रहे हैं, और फॉर्मूला में आया क्या है? साइन कॉस। तो टैन के फॉर्मूले में साइन कॉस क्या कर रहा है? टैन होना चाहिए। तो टैन मिलता कैसे है? साइन बाय कॉस करके। तो हम इस पूरे फॉर्मूले को पहले मैं लिखता हूँ, हमें ऐसा दिखेगा शुरू में, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। एक मिनट, थोड़ा जगह बनाना चाहिए क्योंकि आगे काम आने वाला है जगह। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये हमें दिखेगा।
पर ये फॉर्मूला रिलेवेंट नहीं है क्योंकि tan का फॉर्मूला में साइन और कॉस आया हुआ है। तो जाहिर सी बात हम इसे ऐसा कर लेंगे कि हम इसे tan बनाने का जुगाड़ करेंगे, और tan बनाने के लिए हमें पता है कि tan बनाने के लिए हमेशा cos से डिवाइड करना पड़ता है। साइन बाई कॉस होता है tan, तो हमें क्या करना होगा, cos से डिवाइड करना होगा। तो चलिए हम डिवाइड कर देते हैं। तो cos A इंटू cos B डिवाइड कर दिया हमने डिवाइड कर दिया cos A इंटू cos B से। तो फिर से यहाँ भी डिवाइड कर दिया cos A इंटू cos B। मैं बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, आप मेरे बोलने पे ज़्यादा ध्यान दें, लिखने पे उतना ध्यान ना दें, क्योंकि ये आप इस खुद से भी बाद में करें। इंटू cos A इंटू cos B डिवाइडेड बाई cos A इंटू cos B। देख रहे हैं हम लोग कि बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं, जो भी जाने वाले हैं सारे जा रहे हैं। cos B जा रहा है, यहाँ cos A जा रहा है, यहाँ तो दोनों ही चले गए, और यहाँ बचे हैं कुछ, तो बचेगा sin A इंटू cos A, यानी कि हो जाएगा tan A प्लस यहाँ क्या बचेगा, sin B बाई cos B, tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। आज से करीब 1-2 दिन पहले हमने इसे ऐसे ही लिख लिया था, हमने इसे मान लिया था, पर अभी हम देख रहे हैं कि हम इसे जान भी लिए। हमने इसे माना था कभी, और आज हम इसे जानते भी हैं, और ये है फॉर्मूला tan A प्लस B का। अब अगर कोई पूछ दे कि माइनस B रहेगा तो क्या करेंगे, तो बस जहाँ जहाँ B है वहाँ माइनस पुट कर देंगे, और tan B माइनस पुट करें तो क्या tan को माइनस होने से फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, हमने अभी देखा था कि फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, और इस तरह से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। हमने माइनस वाले का इस्तेमाल किया था, प्लस वाले का काम हमें उस समय नहीं पड़ा था, और अभी हम ये सारे फॉर्मूले देख सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये कुछ फॉर्मूला है वैसा जो हमें अक्सर काम आने वाला है, और इसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। और ये सब फॉर्मूलों को में हमें 4 बातों का बस ध्यान रखना है कि ये और ये, बस ये 4 बात हमें क्लियर है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, साइन A प्लस B क्या होता है, कॉस A प्लस B क्या होता है। कभी कभी हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि ये साइन A प्लस B ऐसा क्यों नहीं हो सकता है साइन A प्लस साइन B, ये हम सोचते हैं, ठीक है, कि हमें लगता है कि साइन A प्लस B साइन A प्लस साइन B क्यों नहीं हो सकता है। तो ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि साइन कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि साइन हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन एक ऑपरेटर की तरह है, एक फंक्शन की तरह है, ये वैल्यूज़ देता है, और इसके वैल्यूज़ देने का तरीका कुछ ऐसा है कि ये हमेशा बढ़ता है समय के साथ। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आज 1 बढ़ने पे 1 बढ़ेगा तो कल भी 1 बढ़ने पे 1 बढ़ेगा। आज 1 बढ़ने पे अगर 1 बढ़ेगा तो कल 1 बढ़ने पे शायद 2 बढ़ जाए, या कल 1 बढ़ने पे शायद आधा ही बढ़े, ऐसा इसका तरीका है। तो बराबर में बराबर का अगर बदलाव हो तो ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं, पर साइन वैसा नहीं होता है। साइन क्या करता है, क्या आप जानते होंगे कि जब आप 0 डिग्री से 30 डिग्री तक बढ़ते हैं तो साइन 0 से 1/2 तक बढ़ता है। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। लेकिन जब आप 30 से 60 चले जाते हैं तो ये √3/2 होता है। अगर सोचिए ये बराबर रूप से बढ़ रहा होता तो अगर ये 0 से 30 में आधा बढ़ा तो 30 से 60 में भी आधा ही बढ़ना चाहिए था इसको, लेकिन नहीं, ये 30 से 60 में थोड़ा कम चेंज करा, और कम चेंज करने के चलते ये बराबर रूप से नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर पाते हैं इसमें। इसके लिए हमें अलग फॉर्मूला देखने पड़ते हैं जो कि बिल्कुल इस तरह हैं। तो ये 4 बातों का हम ध्यान रखेंगे। ये 4 बातें हमें 10th से 11th में ले जाएंगे। 10th की कुछ बातें हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर मुझे मेरे बोलने पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये बातें मैंने कभी सुन रखी हैं तो आप इसे छोड़ दें, और लग रहा है कि नहीं कुछ याद नहीं आ रहा तो एक बार 10 क्लास का किताब निकाल के थोड़ा सा हल्का फुल्का 5-10 मिनट के लिए आप रिवाइज कर लें और 2-4-5 क्वेश्चन बना लें, ताकि आप 10, क्योंकि हम लोग 10 से 11 में जा रहे हैं और हम 10 की बातों को ही पढ़ते रह गए तो 11 को पढ़ने के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचेगा। तो 10 की बातों को हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, हम 11 में जाएंगे और 11 की बातें करेंगे। तो वो जो फॉर्मूलाज आप पढ़ते थे कि वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो वैसे ही काम आती रहेंगी और ये फॉर्मूलाज भी काम आती रहेंगी। तो वो 4 इंपॉर्टेंट बातें हम लोग दोबारा लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने एक बार देखा
अभी मैं इसे दोबारा लिखूंगा तो आपके दिमाग में जाएगा, और एक बार आप घर पे कर लीजिएगा। और साइकोलॉजी में रिवीजन का ये कहना है, रिवीजन करने के जो टेक्निक्स बताया गया है उसमें कहा गया है कि अगर आप 24 घंटे के अंदर किसी चीज़ को 3 बार और एक वीक के अंदर अगर आप उसे 5-6 बार देख लेते हैं तो आप शायद उसे कभी भूल नहीं सकते। तो चलिए एक बार और उसे लिखते हैं। मान लीजिए कि मैंने जो पहली बात लिखी थी वो तो ये थी कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ही थीटा, कॉस थीटा ही, ठीक है। उसके बाद और जो जरूरी बातें थी, जो 4 बातें, फॉर्मूला तो 4 आए थे, बातें 2 थी, पर उससे 4 चीज़ें आई थी, तो चारों चीज़ों को हम लिखते हैं क्योंकि उसी का हम इस्तेमाल करते रहेंगे। साइन ए प्लस बी होगा, आप साथ ही साथ एक बार मन में पहले ही सोच सकते हैं, मेरे लिखने से पहले आप मेरे पहले चल सकते हैं, मेरे पैरेलल चल सकते हैं। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये पहला फॉर्मूला हमने देखा। और हमने देखा कि बस हम ये जानेंगे तो हम साइन ए माइनस बी का भी ले आएंगे। तो साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कैसे आया ये माइनस? इसके चलते ये है वो माइनस लाने वाला, ठीक है। अगली बात करें तो हम लिखेंगे कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ध्यान रखिएगा प्लस वाले में माइनस होता है, कई लोगों को लग रहा होगा कुछ भी, तो प्लस वाले में माइनस होता है और माइनस वाले में प्लस होता है। और यहाँ होगा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। जैसे हमने tan का निकाला वैसे हम मजे करने के लिए cot का भी निकाल सकते हैं, पर उसका काम नहीं पड़ने वाला इसलिए हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो ये बातें हैं जो हमें एक पैटर्न में याद रखनी है, और अगर हम पैटर्न सही से पकड़ लिए, अगर हम पैटर्न को जान गए तो हम वो चीज़ें पढ़ लेंगे, हम बड़ी आसानी से वो चीज़ें समझ लेंगे जो हमें पूरे काम आने वाली हैं। तो देखिए इसमें अब आगे की बात करें अगर, ठीक है, तो मैं a बराबर b बराबर x पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? x प्लस एक्स 2x, तो ये हो जाएगा साइन 2x इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये दोनों सेम ही चीज़ है, जब कोई चीज़ अपने आप से जुटे दुगना हो जाता है तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये साइन 2x का फॉर्मूला है। साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला है। और देखिए अगर मैं cos 2x का फॉर्मूला निकालना चाहूँ, cos 2x, तो जाहिर सी बात है cos 2x का फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ तो लिख सकते हैं cos x इंटू कॉस एक्स, क्योंकि a भी x है b भी x है, तो cos x इंटू कॉस एक्स, cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला आया ओरिजिनल, दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला। लेकिन कहने वाले कह सकते हैं कि भाई कॉस का फॉर्मूला में साइन क्या कर रहा है? फॉर्मूला कॉस का है, साइन यहाँ क्या कर रहा है? ठीक है, तो हम इसे ऐसे कह देंगे कि रुकिए भाई रुकिए, आपको असुविधा हुई उसके लिए खेद है, अभी हम चेंज करते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये बातें 10th की बातें, बड़ी पुरानी बातें, हमें अच्छे से पता है। कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कोई चीज़ अपने आप से जुटे दुगना हो जाता है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये भी उसका हिस्सा है। ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है। कहने वाले ने ये कहा कि कॉस के फॉर्मूले में साइन क्या कर रहा है, कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि कॉस के फॉर्मूला में कॉस क्या कर रहा है। ठीक है, कॉस केवल नहीं होना चाहिए, केवल साइन रहे तो क्या दिक्कत है? तो ऐसा करेंगे तो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और ये जो दोनों पार्ट्स हैं, ठीक है, ये हमें कैलकुलस में कभी कभी इंटीग्रेशन में ज़रूरत पड़ेगा, कभी कभी तो ऐसे ही ज़रूरत पड़ेगा
और कभी कभी इंटीग्रेशन में कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगा। तो cos 2x से ध्यान रखिएगा कि अगर कभी स्क्वायर का टर्म हो और उसे 1 डिग्री, देखिएगा यहाँ cos स्क्वायर है, ट्रिगोनोमेट्री में स्क्वायर होना कोई छोटी मोटी बात होती नहीं है, इसे मुश्किल हो जाता है इसके साथ बहुत सारा खेल करना। इसके साथ खेलना आसान है, इसके साथ खेल उतना आसान नहीं रहा, मुश्किल हो गया थोड़ा। तो हम लोग 2 डिग्री को 1 डिग्री बना सकते हैं अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करें, और ये छोटी मोटी बात नहीं है। जब भी हम 2 डिग्री को 1 डिग्री बना सकते हो, और इससे आसान क्या हो सकता है? सोचिए, मैं किसी क्वाड्रेटिक को लीनियर बना सकता हूँ, इससे ज़्यादा आश्चर्य की बात और इससे ज़्यादा सिंप्लिसिटी की बात और क्या हो सकती है? तो ये दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक को लीनियर बना देने का काम करते हैं। ये 2, देखिए इसे ऐसे लिख दूंगा, मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, ये उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 1 + cos 2x = 2 cos स्क्वायर x, तो बाई 2 कर देता हूँ = cos स्क्वायर x। हम जब cos स्क्वायर x देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि ये डिग्री 2 है, लेकिन देखिए यहाँ मैं अगर ऐसे लिख दूँ तो बस कॉफिशिएंट तो है, कॉफिशिएंट से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो हम बड़ी आराम से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ऐसा हम वहाँ भी कर सकते हैं। तो cos स्क्वायर को कभी हम ऐसा लिख लेते हैं जब हम इंटीग्रेट करेंगे कभी, और साइन स्क्वायर को भी हम ऐसे लिख लेंगे, वहाँ हो जाएगा 1 - cos 2x/2, ठीक है। तो इस हिसाब से ऐसा हम करेंगे और ये चीज़ें हमें काम आएंगी। तो आप ध्यान रखें कि sin 2x का फॉर्मूला, अब जैसे मैं वहाँ लिख दूँ, थोड़ा सा आप ट्रांजिशन सीखिए कि हम कभी भी किसी को कैसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ sin x, बोलेंगे इसको लिखिए, साइन भी आना चाहिए, कॉस भी आना चाहिए, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 sin x/2 × cos x/2, 2 sin x/2 × cos x/2, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है ये। तो इस तरह से भी हमें चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। तो ऐसे ज़रूरतों के लिए, ऐसी बातों के लिए हम इन सब फार्मूला का यूज़ करते हैं। इसी तरह हम बना सकते हैं sin 3x का फॉर्मूला, हमारे बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगी फिजिक्स में, इसलिए हम उसे नहीं कर रहे हैं, पर आप घर पे करें एक बार कोशिश। sin 3x का तो 2x + x है, तो 2x का फॉर्मूला यहाँ से रख दीजिएगा, x का आप अपने से जानते हैं और वो जोड़िएगा, तो आप sin 3x cos 3x। खेलने का मन करे, मज़ा आने लगे तो sin 4x तक जा सकते हैं, उससे आगे मत जाइएगा क्योंकि कभी काम नहीं आने वाला, वो अच्छे खासे लोगों को भी काम नहीं आता, और वो मतलब आराम से हम फिर फॉर्मूला देख सकते हैं कहीं ना कहीं से। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक, बहुत मन करे तो 4 तक, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो हमारा काम 2 में ही चल जाने वाला है, हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं। अब देखिए, मैं अगर इसे tan में कर लूँ, इस फॉर्मूले को अगर मैं लिखना चाहूँ tan के फॉर्म में, मान लीजिए मैं इसे बताऊँ कि tan के फॉर्म में इसका इस्तेमाल करना चाहूँ, ठीक है। तो देखिए कि tan अगर मैं लिखना चाहूँ, tan 2x, तो tan 2x क्या होगा? sin 2x cos 2x, तो ये हो जाएगा 2 sin x × cos x, 2 sin x × cos x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, यही ना होगा? बेसिक फॉर्मूला तो यही है, बेसिक तो यही है, बाकी तो विस्तार की बातें हैं, बाकी तो हमने जैसे तैसे करके लाया है। किसी ने कह दिया कि कॉस क्या कर रहा है तो हम ये ले आए, किसी ने कह दिया कि साइन क्या कर रहा है तो हम ये ले आए, पर आया तो यही था, मेन फार्मूला तो यही था, तो ये हमने लिख दिया। पर फिर से वही बात, tan के फार्मूले में साइन और कॉस क्या कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। देखिए, आप अगर ट्रिगो को गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, और ये हमें बहुत ऑप्शंस देता है, और ये एक तरह का खेल है जो हम खेल सकते हैं, दुनिया भर के फॉर्मूलाज ला सकते हैं। पर अगर हम समझ के चलें तो ये सब हमें याद नहीं रखना है, ये सब हमें समझ के रखना है, और बस कुछ कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, और ये आप खेल सकते हैं, एक गेम की तरह आप इसे ले सकते हैं, और इससे दुनिया भर के ऑप्शंस हैं। आपको दिमाग लगाने में काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी इमेजिनेटिव और काफ़ी दिमाग का यूज़ करने वाला ये ब्रांच है। तो देखिए, हम इसे कॉस स्क्वायर से नीचे भी डिवाइड कर देते हैं, और जैसे हम ऐसे करेंगे हमारा काम हो जाएगा, एक कॉस कट जाएगा, यहाँ दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा क्या? 2 tan थीटा 2 tan x 1 - tan स्क्वायर x, और ये हम
डायरेक्ट tan वाले फॉर्मूला में पुट करके भी ला सकते थे, इतना करने की हमें ज़रूरत भी नहीं थी। डायरेक्ट tan a प्लस बी में हम अगर x प्लस एक्स पुट करते तो वहाँ से भी ये चीज़ लाया जा सकता था। तो ये सारी कुछ कुछ बातें हैं जो भी हमें ध्यान में रखनी है। एक आखिरी बात जो इन सब से आएगी, जो हमें अक्सर ज़रूरत पड़ते रहेगी, वो देखिए, मान लीजिए कि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, इन दोनों को मैं इसको पहला मान लेता हूँ, ठीक है, इसे मैं दूसरा मान लेता हूँ, इसे तीसरा मान लेता हूँ और इसे चौथा मान लेता हूँ। सही से चलें तो ये पहला और ये दूसरा होना चाहिए, पर मैं ऐसे मान रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो क्या होगा? तो होगा ये कि साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी हो जाएंगे, ठीक है। साइन a प्लस बी हो जाएगा और साइन a माइनस बी हो जाएगा, और इधर ये दोनों कट जाएंगे और इधर ये दोनों बचेगा। तो देखिए अब हम इसमें ऐसा करते हैं, हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा? साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, और इन्हें जब हम जोड़ेंगे तो ये तो कटकुट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? 2 साइन a इंटू कॉस बी, ये बचेगा। पर ये हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इस a प्लस बी को c मान लेते हैं और ये a माइनस बी को d मान लेते हैं। हम a प्लस बी को c मान लेते हैं और हम a माइनस बी को d मान लेते हैं। तो साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू आएगा, देखिए क्या, 2 इंटू, अगर हम a प्लस बी को c माने और a माइनस बी को d माने तो ये b कटकुट जोड़ने पे तो बचेगा 2a इज इक्वल टू c प्लस डी, तो a इज इक्वल टू c प्लस डी बाई 2। उसी तरह b क्या आएगा आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो देखिए प्लस करें, ये माइनस, ये कटकुट, 2b इज इक्वल टू c माइनस डी, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, ये हो जाएगा बात, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ये पहला फॉर्मूला है। इसमें ऐसे 4 आएंगे, जाहिर सी बात है। फिर देखिए हम इसे ऐसे करते हैं कि इन दोनों को जोड़ देते हैं, या ऐसा करते हैं इन दोनों को पहले घटा देते हैं। तो जैसे हम इन दोनों को घटाएंगे, अब ये कटकुट हो जाएगा और ये दुगना आ जाएगा, तो बचेगा साइन c माइनस साइन डी इज इक्वल टू क्या बचेगा? देखिए इसका दुगना बचेगा प्लस में ही, क्योंकि ये माइनस होने पे प्लस हो जाएगा, तो बचेगा 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है। अगर हम अब इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे ये कटकुट हो जाएगा, तो बचेगा कॉस c प्लस कॉस d इज इक्वल टू 2। देखिए क्या बच रहा है, कॉस इंटू कॉस, कॉस रह रहा है, तो 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। और जैसे हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखिए ये माइनस करने पे ये तो कट जाएगा, लेकिन ये दोनों माइनस में इस बार बचेंगे, तो हो जाएगा कॉस c माइनस कॉस d। आप इसे एक बार अपने से करके देखें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और ये भी काम आने की चीज़ें इसलिए मैं यहाँ पढ़ रहे हैं, बाकी फॉर्मूलाज तो बहुत हैं। तो माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। और ये जो 4 चीज़ें आई ना, ये तब के लिए है जब एंगल जुटा हुआ है, और ये तब के लिए है जब रेशियो जुटा हुआ है। साइन 3x प्लस साइन 4x तब ये काम आएगा, साइन 3x प्लस 4x तब ये काम आएगा। यानी जब एंगल जुटा हुआ होगा तो हमें ये काम आने वाला है, जब रेशियो जुटा हुआ होगा तो ये काम आने वाला है। तो ये दोनों बातें हो सकती हैं, दोनों सिचुएशंस उठ सकती हैं। इन्हें आपको याद रखने के लिए आप देखिए, आप एक तरीका ऐसे निकाल सकते हैं, मैं ऐसे ही याद रखता हूँ, और मेरे जो ट्रिक्स बनाए हुए होते हैं वो आमतौर पे थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि
साइन को आप एक भोला भाला बच्चा माने और कॉस को आप एक जिद्दी बच्चा माने। तो देखिए साइन में जब हमने जोड़ा, साइन भोला वाला बच्चा है, तो उसने क्या किया, उसने जो बड़ा वाला, क्योंकि हमने जोड़ा है साइन को ज़्यादा मिलेगा, हमने साइन को जोड़ा है, तो साइन ने बड़ा वाला अपने पास रखा और कॉस छोटा वाला जो एंगल था वो कॉस को दे दिया कि लो भाई ये तुम रखो, क्योंकि वो भोला वाला बच्चा है, वो मिल बांट लेता है। साइन को लेकिन जब हमने घटाया, लेकिन साइन बुरा मानने वाला नहीं है, वो भोला वाला बच्चा है, तो उसने जो बड़ा एंगल है वो कॉस को दे दिया। c+d/2 बड़ा एंगल है और छोटा क्योंकि हमने घटाया है उसने अपने पास रख लिया। लेकिन कॉस क्या है, जिद्दी बच्चा है। कॉस को जब हमने जोड़ा, कॉस बोला कि नहीं मैं साइन को कुछ नहीं देने वाला, उसने दोनों अपने पास रखा, बड़ा वाला एंगल भी और छोटा वाला एंगल भी। पर जैसे हमने कॉस को घटा दिया, ये जिद्दी का माइनस मान लें आप, ठीक है, तो ये जिद्दी का माइनस हो जाएगा। उसने साइन को भी बड़ा वाला उसने सब फेंक दिया, दोनों साइन को मिल गए, साइन को भी मिल गया बड़ा वाला एंगल और साइन को छोटा वाला एंगल भी मिल गया। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो मुझे मान लीजिए अचानक से पूछना पड़े कि साइन सी माइनस साइन डी, साइन भोला वाला बच्चा, अच्छा तो 2 इंटू साइन सी माइनस डी मैंने पूछा था, 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इस हिसाब से आप इसे याद रख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। बाकी आप चाहें तो जब मन तब यहाँ से भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, आपको इस पे आज कोई क्वेश्चन नहीं करने, आपको ये फॉर्मूलेज बस बार बार 2-3 बार आज अपने घर पे रिवाइज कर लेना है। 2-3 बार आप इसे एक पैटर्न में डिराइव कर लें। आप ध्यान से देखेंगे तो एक पैटर्न में चले हैं हम लोग। हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन देखा, रेशियोज देखा, फिर हमने 2 बातें याद करी नेगेटिव एंगल्स के लिए और 2 फॉर्मूलाज याद करे, साइन a+b और साइन a-b, और उसके बाद हमने सब कुछ उसी से लाया है, हम सारा कुछ वहीं से लेके आए हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें याद रखना है, हमें याद बस यही 4 बातें रखनी है और बाकी ये वहीं से आते हैं। और ये सारे चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है। हमें इतनी बार, जो लोग मैथ्स लेंगे वो तो इतनी बार गुजरेंगे कि उन्हें ऑटोमेटिकली याद रहेगा। फिजिक्स में जुटने पे ये आपको याद हो जाएगा, ये सब आपको याद हो जाएगा, ये सब आपको याद हो जाएगा। फिजिक्स से भी गुजरने पे मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये सब सारी बातें याद हो जाएंगी। और ये सब ऐसी बातें हैं जिनके चलते लोगों का फिजिक्स भी वीक हो जाता है और मैथ्स भी वीक हो जाता है। तो हम लोग इस गलती में नहीं पढ़ने वाले जो गलती किताबों में होती है। किताबों में क्या करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स सीधा डिफरेंशिएशन से शुरू करते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चों को डिफरेंशिएट करने तो आता है पर उन्हें समझ नहीं आता कि हम क्या डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट हम किसे कर रहे हैं और उसको डिफरेंशिएट करने से हमें जो मिल रहा है वो क्या है। तो बेसिक मैथ अगर अच्छे से हम पढ़ेंगे तो हमें हर बात पता होगी और फिर हम अपना दिमाग भी उसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो इन सब चीज़ों को रिवाइज करें। ट्रिगोनोमेट्री का एक छोटा सा हिस्सा बच गया है और उसे हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अगले दिन।